नमस्कार दोस्तों, नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत है। संविधान की क्लास में आज हम बातें करने वाले हैं प्रधानमंत्री के बारे में। मित्रों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली में जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है वह प्रधानमंत्री का होता है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण क्यों होता है। प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण इस कारण से होता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है तथा सारी शक्तियां, शासन की भी सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास ही होती हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है तथा प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे दे तो मंत्रिपरिषद को भी इस्तीफा देना पड़ता है। ये मैंने बताया आपको प्रधानमंत्री के महत्व के बारे में। तो एक बार आप देख लीजिए कि सबसे प्रमुख पद है प्रधानमंत्री के बारे में, सबसे आप लिख लेंगे, सबसे प्रमुख पद है, सबसे प्रमुख पद है भारतीय शासन संसदीय प्रणाली में। यह मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। सभी शक्तियां पीएम के पास ही होती हैं, पीएम के पास ही होती हैं। एक और बात है, यदि पीएम रिजाइन कर दे तो मंत्रिपरिषद को भी रिजाइन करना पड़ता है, मंत्रिपरिषद भी रिजाइन करती है। तो ये मैंने बताया आपको कि प्रधानमंत्री का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है भारत की संसदीय प्रणाली में। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। अगली बात हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। याद रखना है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के विषय में प्रावधान अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 में दिया गया है। देखिए मित्रों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं एक मंत्री होता है, इसलिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाता है जो संसद का सदस्य हो। तो हम ये जान सकते हैं, हम ये जानेंगे कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति करते हैं, मैं छोटा लिख दूंगा इसे, नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री एक स्वयं मंत्री होता है और सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। किस व्यक्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे? वह प्रधानमंत्री कौन होता है, किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे? वह संसद का सदस्य हो। तो किसी संसद के सदस्य को ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो माना तो ये जाता है कि वह लोकसभा का सदस्य हो, ये अच्छा होगा लोकतंत्र के लिए यदि वह लोकसभा का सदस्य हो और प्रधानमंत्री बने। लेकिन व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि राज्यसभा के व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनाया जाता है। मैं दोबारा से बता देता हूं कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, वह लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। कुछ प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा के भी सदस्य रहे और प्रधानमंत्री बनाए गए। तो सबसे पहले ऐसा व्यक्ति हम बात कर रहे हैं राज्यसभा का सदस्य जो भारत में प्रधानमंत्री बने। तो अब तक 3 व्यक्ति ऐसे हुए जो कि लोग राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने। तो पहले व्यक्ति थे इंदिरा गांधी, 1966 में ये पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो राज्यसभा की सदस्य थी। दूसरे व्यक्ति थे एच.डी. देवगौड़ा, 1996 में ये प्रधानमंत्री बने। और तीसरे व्यक्ति मनमोहन सिंह, ये भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे। एक बार बने 2004 में और दूसरी बार बने 2009 में। 2004 और 2009 में 2 बार प्रधानमंत्री बने। तो 3 व्यक्ति अभी तक ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते होते प्रधानमंत्री बने। इन सभी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हैं वो सब लोकसभा के सदस्य थे। अगली बात करते हैं कि यदि प्रधानमंत्री बनते समय कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव जीतना होगा। जैसा कि मंत्रियों के विषय में भी यही बात सच है। प्रधानमंत्री, आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है पद की
राष्ट्रपति के अधिकार। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, सामान्यतः देखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते। उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाता है जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। कभी कभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के मामले में अपने विवेक का प्रयोग कर लेते हैं। तो बात करते हैं कि कब राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। देखिए, पहली बात है कि जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो प्रधानमंत्री अपनी विवेक के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जो उनकी नज़र में बहुमत सिद्ध कर सकता है। दूसरी बात है, जब किसी गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत ना हो, तो ये इसी विषय में आ जाएगा। जब किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत ना हो, जब किसी गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत ना हो, बहुत सारी पार्टियों ने गठबंधन बना लिया है और उनके पास भी गठबंधन के पास भी बहुमत यदि नहीं है तो उस गठबंधन में से किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। 1979 में हुआ था ऐसा। 1979 में राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी, और नीलम संजीवा रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को अपना विवेक का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री बना दिया गया था। आपको याद रखना है, चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कभी संसद नहीं गए। तीसरी बात है, जब गठबंधन और कब कर सकते हैं, तीसरी बात है जब गठबंधन के पास कोई स्पष्ट नेता ना हो, कि वह तय न कर पा रहे हो, स्पष्ट नेता ना हो, तो राष्ट्रपति उनमें से किसी एक नेता को, जिससे कि उनको लग रहा है कि यह बहुमत सिद्ध कर सकता है, तब भी अपने विवेक का प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। और चौथी बात कब कर सकते हैं, जब पीएम की मृत्यु हो जाए तथा पार्टियां प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी नियुक्त न कर पा रही हो, नियुक्त करने में दुविधा हो रही हो, तब प्रधानमंत्री अपने विवेक का प्रयोग करके प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। ऐसा 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी पद पर रहते हुए, और राष्ट्रपति ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ये हो गई बात की राष्ट्रपति कब प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं, प्रधानमंत्री के पद की अवधि क्या होती है। देखिए प्रधानमंत्री के पद की अवधि का जो उल्लेख है अनुच्छेद 75 क्लॉज 2 में दिया गया है, याद रखना है। 75 क्लॉज 1 में दिया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, 75 क्लॉज 2 में दिया है पद की अवधि के विषय में उल्लेख है। पहली बात, पद की अवधि के बारे में हम लोग बात यहाँ से करना शुरू करते हैं। छोटे छोटे बिंदु लिखने होंगे, आपको ये समझना होगा कि जो मंत्री है, मंत्री कोई भी मंत्री हो, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। कोई भी मंत्री है वो तभी तक अपने पद पर रहता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। दूसरी बात है, इसमें दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही तो होते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो प्रधानमंत्री भी
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप में प्रधानमंत्री तब तक पद पर रहते हैं जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। जब तक उनकी पार्टी को बहुमत प्राप्त है वह अपने पद पर रहेंगे। वे तब तक अपने पद पर रहेंगे जब तक अपने पद पर रहेंगे जब तक नई मंत्रिपरिषद अस्तित्व में न आ जाए। तो जो लोकसभा के अगले चुनाव जब होंगे, जब तक अगला चुनाव के बाद मंत्रिपरिषद का गठन ना हो जाए तो वह अपने पद पर रहते हैं। अगली बात है कि वो कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। जब चाहें वे राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। यदि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना पड़ता है। और यदि वो त्यागपत्र ना दें, इस्तीफा ना दें, तो राष्ट्रपति उन्हें उनके पद से हटा देते हैं। ये सारी बात हो गई पद की अवधि के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के अधिकार क्या होते हैं, अधिकार एवं कार्य, क्या कार्य करता है, क्या अधिकार होते हैं प्रधानमंत्री के। तो एक एक करके जल्दी से मैं बता देता हूँ, ठीक है। वह भारत में भारत की जो शासन प्रणाली का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। सबसे प्रमुख, उनसे प्रमुख कोई अधिकारी नहीं होता है शासन में, क्योंकि वो शासन के राजा होते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, ये प्रधानमंत्री का ही काम है, मंत्रिपरिषद का गठन करना और इसकी सूची राष्ट्रपति को देना कि किस किस को मंत्री बनाया जाएगा। ये विभागों का बंटवारा करते हैं, प्रधानमंत्री का ही काम होता है विभागों का बंटवारा करना। आप लिख लेना, अपने नोट्स बना लेना इसके साथ साथ कि विभागों का बंटवारा कौन करता है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, सभी मंत्री किसके अधीन रहते हैं, सभी मंत्री पीएम के अधीन होते हैं। अर्थात ये है प्रधानमंत्री जब भी चाहे किसी भी मंत्री से इस्तीफा ले सकता है, किसी भी मंत्री के विभागों को बदल सकता है, किसी भी मंत्री से कह सकता है कि अपना पद छोड़िए, या किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं, ठीक है। जो मंत्रिमंडल की बैठक होती हैं, बैठकों की अध्यक्षता पीएम ही करता है, पीएम ही बैठकों का अध्यक्ष होता है। विदेश नीति, पूरी विदेश नीति पीएम के अंतर्गत ही होती है। विदेश में शासन के विषय में अंतिम निर्णय लेने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री ही होता है। सभी विभागों में समन्वय स्थापित करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं। प्रधानमंत्री निम्न के अध्यक्ष भी होते हैं। देखते हैं किस किस के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, निम्न के अध्यक्ष होते हैं। देखिए सबसे पहला तो है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ये बात हो गई अधिकार एवं कार्य प्रधानमंत्री के। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 78 के बारे में। इसमें दिया गया है कि प्रधानमंत्री शासन की सभी जानकारियां राष्ट्रपति को प्रदान करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है अनुच्छेद 78 के तहत।
अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि प्रधानमंत्री से शासन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो प्रधानमंत्री शासन की जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं। और अंतिम बात और है, राष्ट्रपति लोकसभा को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कह सकते हैं कि लोकसभा को भंग कर दीजिए। तो मित्रों, आज की क्लास पूरी हुई जो कि प्रधानमंत्री के बारे में थी। उम्मीद है आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे होंगे। हमारी वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ हमारा अधिक से अधिक सहयोग करिए। हमारी जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स बना लीजिए और उन्हें रट लीजिए। हमें उम्मीद है आपके पेपर में आने वाले सभी प्रश्न हमारी इन क्लासेस से कंप्लीट होंगे, पूरे होंगे, आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। वन लाइनर सभी प्रश्न इससे सही हो जाएंगे। जय हिंद।